तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और भूथा हॉन्टेड स्टोरी, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा सच में हो सकता है। जिसे सुनकर आपको खौफ का एहसास असल में महसूस होगा। इसे सुनकर आपको मालूम होगा कि जीवन में की गई हर गलती का हिसाब होता है। हालांकि यह हिसाब चुकते होने में कई बार बेहद समय लग जाता है, परंतु जब वक्त आता है तो उसे बचने के लिए कोई भी मौका नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस हॉन्टेड स्टोरी को। इरफान पूरे दिन की मेहनत करके अपने घर की ओर निकलता है। वह अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक जाता है, लेकिन वह इसके बावजूद बेहद खुश होता है। आज उसकी कमाई अच्छी हुई होती है। वह सोचता है कि घर पहुंचते हुए रास्ते से कुछ खाने के लिए ले चलेगा, ताकि उसके दोनों बच्चे और पूरा परिवार को खुशी मिले। इरफान अपने परिवार से बेहद प्रेम करता है। वह हर दिन अपने समय से ज़्यादा वक्त ऑटो चलाता है, ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आज इरफान को बहुत फ़ोन आ रहे थे। यह सब फ़ोन उसके घर से ही आ रहे थे। इरफान के बच्चे उसे फ़ोन करके जल्दी आने को कहते हैं, क्योंकि वह अपने पापा के साथ उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। इरफान के बच्चे इरफान को लगातार 2 घंटे से फ़ोन कर रहे थे। इरफान उन्हें हर फ़ोन पर मना कर देता था, क्योंकि वो चाहता था कि थोड़ा सा धन और कमा ले, ताकि शांति से वह अपना जन्मदिन मना सके। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त गांव के लोग नींद की अवस्था में होते हैं। इरफान को अब कोई भी सवारी नहीं मिल रही थी। इरफान ने सोचा कि अब उसे शायद कोई अन्य ग्राहक नहीं मिलेगा। अब उसकी जेब में भी पूरे दिन की तकरीबन 1200-1300 कमाई हो चुकी थी। अब वह अपने घर की ओर निकल रहा था। उसने अपने होठों के दोनों कोनों को खींचा हुआ था। वह बेहद ही खुश था। वह रास्ते में ढाबे से कुछ खाना भी लेकर जाने का सोच रहा था। रात के वक्त होने के कारण वह अपनी तेज रफ्तार में ऑटो को दौड़ा रहा था। यह रास्ता उसके घर की तरफ शॉर्टकट था। वह ऑटो को हवा से बात करवा रहा था, तभी अचानक से एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने पड़ी और वो खुद को बचाने के लिए ऑटो को हैंडल को दूसरी ओर किया। अंधेरे होने के कारण उसे यह मालूम ही न चला कि उसका रास्ता बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर अब था, वह रास्ते एक खास बात थी। वह यह थी कि इस रास्ते से इरफान गहरा संबंध रहा था। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा था। इरफान को उस रास्ते में घुसते ही अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। उसे अपना वही सफ़र फिर से याद आने लगता है। वह इसी दिन 20 साल पहले आया था। रास्ता बेहद ही सुनसान था। वह आगे जल्दी बढ़ रहा था, तभी से उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देखकर इरफान बेहद ही घबरा गया। इरफान की आंखें बंद हो गई। उसने आंखों को रगड़कर और फिर से आगे की ओर देखा, परंतु वहां पर वह लड़की नहीं थी। उसी वक्त इरफान के कंधे पर उसी लड़की का हाथ आता है। वह सर्द हवा में भी पसीने में भीग जाता है। वह लड़की उसे बोलती है, भैया आगे की तरफ चलोगे? इरफान डरते हुए जवाब देता है, न। यह कहता है कि मुझे अपने घर की ओर जाना है। वह लड़की फिर कहती है कि मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। इरफान डरते हुए उसे बिठा लेता है। वह अपना फ़ोन निकालकर अपने घर पर फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहे होते। लड़की उसे कहती है, यहाँ फ़ोन नहीं चलता। इरफान इस वक्त हद से ज़्यादा घबरा जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जो लड़की उसके ऑटो में बैठी है, उसकी तस्वीर आगे उसके बने शीशे पर नहीं आ रही। इरफान उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसका ऑटो से ध्यान भटक जाता है और उसका ऑटो एक विशाल वृक्ष के पेड़ से टकरा जाता है। इरफान की मौत हो जाती है। इरफान के घर का माहौल अब बेहद ही चिंतित रहा। पूरी रात इरफान की कोई खबर नहीं मिली होती। फ़ोन भी नहीं लग रहा। इरफान के बच्चे और इरफान की पत्नी बेहद ही परेशान होती है। तभी उनका एक पड़ोसी उनके पास आता है और इरफान की पत्नी को अखबार देखते हुए कहता है कि क्या कल इरफान सगड़ इलाके से आ रहा था?
इरफान की पत्नी कहती है कि उसे नहीं मालूम, लेकिन यह इरफान नहीं हो सकते। वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाते। वह इतने भरोसे से इसीलिए कह पा रही थी क्योंकि अखबार में मरने वाले की फोटो नहीं थी। इरफान के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है, तभी घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। यह तस्वीर इरफान की लाश की होती है। पुलिस इरफान की पत्नी से जब पूछती है तो उसकी पत्नी कहती है, जी साहब, यह मेरे पति हैं। इरफान की पत्नी को मृत शरीर देखकर खुद को रोक नहीं पाती। उसके आंसू बहने लगते हैं। बच्चे बेहद ज़्यादा रो रहे होते हैं। पुलिस कहती है, देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं। हम आपकी यहाँ सहायता करने के लिए आए हैं। हम आपके कुछ सवाल पूछेंगे जिससे केस में थोड़ी मदद मिलेगी। इरफान की पत्नी दर्द में इरफान की पत्नी मदद करने के लिए हामी भर देती है। इरफान ऑटो रिक्शा कब से चला रहा था? पुलिस पूछती है। इरफान की पत्नी, जी तकरीबन 20 साल हो गए हैं। आज ही अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया था। पुलिस, अच्छा, यह ऑटो उसे खुद का है? इरफान की पत्नी, जी शादी के कुछ महीने बाद उन्होंने ऑटो को अपने नाम पर करवा लिया था। इससे पहले यह ऑटो उनके चाचा जान के नाम था। वो ऑटो यूनियन के पूर्व प्रधान हैं। पुलिस इरफान से पूछताछ करने के बाद मोहम्मद के पास पहुंचती है। मोहम्मद पूर्व ऑटो यूनियन का प्रधान रहा और इरफान का चाचा है। पहले तो वो पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना कर देता है, लेकिन जब पुलिस को उसे सच बताने के लिए मारने लगे तो उसने बताया, इरफान की अम्मी बचपन में ही गुजर गई थी। इरफान के अब्बू यानी मेरे भाईजान शराबी थे। उन्हें शराब के अलावा खाने में कोई होश नहीं था। इरफान के लिए उसके माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज़्यादा शराब पीने के कारण भाईजान की मौत हो जाती है। इरफान अकेला हो गया। गरीबी के कारण वो पढ़ भी नहीं सका। वह मेरे साथ ही रहने लगा। पहले तो उसने पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। वो कहता था कि उसे पैसे कमाने हैं ताकि वह अपने आगे की ज़िंदगी को अच्छे से बिता सके। इरफान के जन्मदिन के दिन ही हमने उसके लिए एक ऑटो लिया और उसे भेंट कर दी। ऑटो पाकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। ऑटो चालक के रूप में उसका वह पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया था। यह सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है। पुलिस बीच में रोकती है और पूछती है कि तुमने तो कहा कि इरफान उस वक्त अकेला था। झूठ कहा था मैंने। इरफान का जन्मदिन था तो उसके लिए संगड़ से एक शराब की बोतल और साथ में कुछ चखने में भुजिया ली थी। रहे रास्ते के हर वक्त सुनसान ही रहता है। उस वक्त रात के 10:30 रो रहे थे। हमारे ऑटो को एक लड़की ने रोका। वह बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी। छोटे कपड़े पहने हुए थी। अपने घर जा रही थी, लेकिन मैंने और इरफान ने काफ़ी शराब पी हुई थी। इरफान ने नशे में बेकाबू हो गया और उसने उस लड़की का रेप करने लगा। वह चीख रही थी। उसने उसकी एक भी ना सुनी। उस जगह पर कोई भी नहीं था। यह सुनते ही पुलिस वाला आगे के केस को समझ गया। उसने उस लड़की के केस को फिर से खोला और मोहम्मद को फांसी की सज़ा मिली। इरफान को सज़ा खुद वह उस लड़की ने दे चुकी है। तो ये कहानी है उन 4 दोस्तों की, कुमार, कामना, प्रशांत और पायल, जो कुफरी में स्क्रीमिंग का लुत्फ उठाने और पूरा दिन मौज मस्ती करने के बाद शिमला की ओर अपने BMW से जा रहे थे। सर्दियों के दिन, जनवरी का महीना, शाम के 6 बजे की गहरी रात हो गई थी। गोल घुमावदार रास्ते में अंधकार को चीरती हुई पेड़ों से झूर-मूठ के बीच कार चलती जा रही थी। सैलानी ही इस समय सड़कों पर कार चलाते नजर आ रहे थे। टूरिस्ट टैक्सियां भी वापस शिमला की ओर जा रही थी। कुफरी की ओर इक्का दुक्का कार ही जा रही थी। बातों के बीच चारों शिमला की ओर बढ़ रहे थे। लगभग आधा सफ़र कट गया था। कार स्टीरियो की तेज़ आवाज़ में हंसती ठिठकोले खा करते हुए सफ़र का आनंद उठाते हुए समय का पता नहीं चल रहा था। झटके मारते हुए कार क्यों चला रहे हो? प्रशांत ने झटकती हुई कार में झूलते हुए कुमार से पूछा। प्रशांत भाई, मैं तो कार ठीक चला रहा हूँ। मालूम नहीं अचानक से झटके क्यों मार रही है। कुमार ने झटकती खाती हुई कार को संभालते हुए कहा, कार को थोड़ा साइड में करके देख लो, हो सकता है डीजल में कचरा चला गया हो। थोड़ी रेस देकर देखता हूँ।
कि कार में रिदम आ जाए। कुमार ने क्लच दबाते हुए कार का एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कार में झटकते खाते हुए रुक गए। अब क्या करें? चारों के मुख पर एक साथ निकला। सभी सोचने लगे कि काली रात के साये में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सोने पे सुहागा तो धुंध ने कर दिया था। धीरे धीरे धुंध बढ़ रही थी, ठंड भी धीमे धीमे बढ़ रही थी। कार कार सड़क की एक साइड पर जाके खड़ी हुई। इक्का दुक्का कार टैक्सी आ जा रही थी। प्रशांत बाहर निकलकर मदद मांगनी चाह पड़ेगी। कार में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कार तो हम चारों को चलाना आता है, लेकिन कार के मैकेनिक गिरी में चारों ही फेल हैं। कहकर कुमार कार से बाहर निकला। एक ठंडी हवा के तेज झोंके ने स्वागत किया। शरीर में झुरझुरी सी उठ गई थी। प्रशांत भी कार से निकला। पायल और कामना कार के अंदर बैठे रहे। ठंड बहुत अधिक थी। दिल्ली वासियों, कुमार और प्रशांत की झुरमुरी निकल रही थी। दोनों की हालत दयनीय हो गई थी। थोड़ी देर खड़े रहे तो हमारी कुल्फी बन जाएगी, कुमार ने प्रशांत से कहा। ठीक कह रहे हो, लेकिन कर भी खा सकते हैं, प्रशांत ने जैकेट की टोपी को ठीक करते हुए कहा। लिफ्ट मांगकर शिमला चलते हैं, कार को यहीं छोड़ते हैं, सुबह शिमला से मैकेनिक ले आएंगे, कुमार ने सलाह दी। ठीक कहते हो, रात का समय था, गाड़ियों की आवाजाही भी बहुत ही कम थी। काफ़ी देर बाद कार आई। उनको कार के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वैसे भी कार में 5 सवारियां थी, कोई मदद नहीं मिली। 2-3 कारें और आई, लेकिन सभी में पूरी सवारियां थी, कोई लिफ्ट नहीं दे सकता। एक टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने कहा, जनाब, मारुति, होंडा, टोयोटा की कार होती तो देख लेता, यह तो BMW है, मेरे बस की बात नहीं है। एक काम कर सकते हैं, टैक्सी में एक सीट खाली है, पति पत्नी कुफरी से शिमला लौट रहे हैं, आप कहो तो उनसे पूछ लेता हूँ। आप कार में बैठ के एक जना शिमला जाकर शिमला से मैकेनिक लाकर कार को ठीक करवा सकते हो। टैक्सी में बैठे पति पत्नी ने इसकी इजाज़त दे दी। कुमार टैक्सी में बैठकर शिमला की ओर चला गया। प्रशांत कार में बैठ गया। प्रशांत, पायल और कामना बातें करते करते अपना समय व्यतीत कर रहे थे। धुंध बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद प्रशांत को पेशाब करने के लिए कार से उतरा। कामना, पायल कार में बैठे बोर हो गई थी। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दोनों बाहर कार से उतरी। कप कपाने वाली ठंड थी। कार में बैठो, बहुत ठंड है, कुल्फी जम जाएगी, प्रशांत ने दोनों से कहा। बस 2 मिनट मौसम का लुत्फ उठाने दो, फिर कार में बैठ जाएंगे, पायल और कामना ने प्रशांत से कहा। भूतिया माहौल है, कार में बैठते हैं, प्रशांत ने कहा। प्रशांत की बात सुनकर पायल खिलखिलाकर हंस दी। भूतिया माहौल नहीं, मुझे तो फिल्मी माहौल लग रहा है। किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात, धुंध के साथ सुनसान पहाड़ी सड़क, हीरो हीरोइन का रोमांटिक डांस, रोमांटिक सॉन्ग। कौन सा गीत याद आ रहा है? तुम दोनों गाओ। मेरा रोमांटिक पार्टनर तो मैकेनिक लेने गया है, कामना ने ठंडी आह भरकर कहा। तीनों हंस पड़े। तीनों अपनी बातों में मस्त, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ा कि कोई उनके पास आया। एक शख्स जिसने केवल एक टी शर्ट पैंट पहनी हुई थी, प्रशांत के पास आकर बोला, आपके पास क्या माचिस है? इतना सुनकर तीनों चौंक गए। जहाँ तीनों ठंड में काँप रहे थे, वहीं उस शख्स केवल एक टी शर्ट और पैंट पहन के खड़ा था। कोई ठंड नहीं लग रही थी उसे। प्रशांत ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखकर कहा, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? उसने प्रशांत के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि बात करने लगा। आप भूतिया माहौल की अभी बातें कर रहे थे, क्या आप भूतों के विश्वास करते हो? क्या आपने कभी भूत देखा है? नहीं, दिल्ली में रहते हैं, न तो कभी भूत देखा है, न कभी विश्वास किया है भूतों पर। प्रशांत ने कहकर पूछा, क्या आप विश्वास करते हो? हम पहाड़ी आदमी हैं, हर पहाड़ी भूतों को मानता है, उनका अस्तित्व होता है। उस शख्स की भूतों की बातें सुनकर कामना और पायल से रहा नहीं गया। उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। भाई कुछ बताओ भूतों के बारे में, फिल्मी माहौल हो रखा है, कुछ बताओ तो। उस शख्स ने कहा, देखिए, हम तो मानते हैं कि आप जैसा कह रहे हो कि शहर में भूत नज़र नहीं आते, हो सकता है नज़र नहीं आते होंगे, मगर पहाड़ों में तो हम अक्सर देखते हैं। कहाँ से आते हैं भूत और कैसे होते हैं, कैसे नजर आते हैं? प्रशांत ने पूछा। उस शख्स के हाथ में सिगरेट थी। वह सिगरेट को हाथ में घुमाते हुए बोला, भूत हमारे जैसे ही होते हैं, वे रोशनी में नजर नहीं आते। होते कौन हैं भूत, कैसे होते हैं? पायल ने पूछा। कहाँ? यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है कि जो अक्सर किसी दुर्घटना में मर जाते हैं या जिनका
शिकार हो जाते हैं या जिनका कत्ल हो जाता है वे अक्सर भूत बनते हैं। उस शख्स ने कहा, क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं? प्रशांत ने पूछा उस लड़के से। अच्छे भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा, मैं चलता हूँ, सिगरेट मेरे पास है, आपके पास माचिस है तो दीजिए, सिगरेट सुलगा लेता हूँ, उस शख्स ने कहा। प्रशांत ने लाइटर निकाल कर जलाया। उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई। लाइटर की रोशनी में सिर्फ सिगरेट नजर आ रही थी। वह शख्स गायब हो गया। लाइटर बंद होते ही वह शख्स नजर आने लगा। तीनों के मुख से एक साथ निकला, भूत। तीनों, प्रशांत, पायल और कामना का शरीर ठंडा अकड़ गया और बेहोश होकर एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। अकड़ा शरीर, खुली आंखें, लगभग मृत्यु के देह के समान तीनों मूर्ति से बन गए थे। वह सब कुछ दूरी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी वहां आर्मी का ट्रक गुजरा। उसने ट्रक को रोकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर उसे देखकर समझ गया कि वह कौन है। ट्रक से आर्मी के जवान उतरे और तीनों को ट्रक में डाला और शिमला के अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ देर बाद कुमार कार मैकेनिक के साथ टैक्सी में आया। अकेली कार को देख वो परेशान हो गया कि तीनों कहाँ गए। वह शख्स जो कुछ दूरी पर खड़ा था कुमार को बताया कि ठंड में तीनों की तबीयत खराब हो गई थी, आर्मी के जवान उन्हें अस्पताल लेके गए हैं। यह कहकर वह शख्स विपरीत दिशा की ओर चला गया। मैकेनिक ने कार ठीक की और कुछ देर बाद शिमला की ओर रवाना हुआ। कुमार सीधा अस्पताल गया, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि तीनों को सदमा लगा है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सदमे में उभरने के लिए इनको कुछ समय लगेगा। कुमार को समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जिससे ये सदमे में चले गए हैं। अगली सुबह आर्मी ऑफिसर अस्पताल में तीनों को देखने के लिए आए और कुमार से कहा, आई एम कर्नल अरोड़ा, मेरी यूनिट ने इन तीनों को अस्पताल में एडमिट करवाया था। कुमार ने पूछा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। कर्नल अरोड़ा ने कुमार को रात की बात विस्तार से बताई कि वह शख्स भूत था जिसे देखकर वह तीनों सदमे में चले गए थे और बेहोश हो गए थे। वह एक अच्छा भूत था। अच्छे भूत किसी का नुकसान नहीं करते। उसने तीनों की मदद की, हमारे ट्रक को रोका और कुमार के वापस आने तक भी रुका। शाम तक तीनों को होश आ गया। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली और सभी दिल्ली वापस गए, लेकिन सदमे से उभरने में लगभग 3 महीने लग गए। आज 7 साल बीत गए हैं उस घटना को। चारों कभी भी घूमने रात को नहीं निकलते। नाइट लाइफ बंद कर दी है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही रूटीन है उनका। उस घटना को याद करके आज भी उनका बदन ठंडा पड़ जाता है। क्या विचार है आपके इस रियल हॉन्टेड एक्सपीरियंस के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।